अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 नातिक अदाद और उन पर आमाल पढ़ेंगे। रेशनल नंबर एंड ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर ये देखा जाएगा। यहाँ पर आपको नातिक अदद पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी के साथ समझ सकते हैं। कुछ आपको बुनियादी चीज़ें जानना ज़रूरी है। जैसे अभी हम शुरू करते हैं कि अदद जानते हैं सब लोग। अदद की अक़साम के बारे में कुछ हमको पढ़ना रहेगा यहाँ पे कि अदद जो होती है, एक आपने तबई अदद का नाम सुना होगा। तबई अदद क्या होती है? नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 इस तरह से जितने भी नंबर होते हैं, गिनती नहीं 100 तक गिनती होती वो नहीं, जितने भी नंबर होते हैं, लाख करोड़ अरब खरब मील कदम जो भी होता है सब ये तबई अदद कहलाता है। इस तरह से अगर तरतीब में लिखा जाए, फिर इसके बाद अगर इसी में हम जीरो जमा कर देते हैं, जीरो से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखते हैं। कहने का मतलब कि ऐसे ही चले जाते हैं तो इसको मुकम्मल अदद कहते हैं। ये मुकम्मल अदाद है। ये आप जानते होंगे तबई अदद के बारे में। 1 2 3 4 5 ये तबई अदद कहलाती है। और दूसरी चीज़ आपने पढ़ा है, हर तबई अदद की मुतजाद अदद होती है। मुतजाद अदद, किसी भी अदद की मुतजाद अदद जो होती है, अगर अदद है आपकी, अगर यहाँ 5 है तो इसकी मुतजाद अदद -5 होती है। 8 है तो इसकी -8 होती है। या नफ़ी 7 है तो इसकी मुतजाद 7 हो जाएगी। यानी कि इधर जमा रहेगा तो इधर नफ़ी हो जाएगा, इधर नफ़ी है तो इधर जमा हो जाएगा। मुतजाद का मतलब उसकी अलामत उल्टी अलामत, जमा और नफ़ी की अलामत में अलामत जो है बदली हुई हो, अपोजिट हो, प्लस माइनस की अपोजिट। प्लस माइनस को जिद एक दूसरे कहते हैं ना। इसी तरह से अगर कोई अदद होती है तो आपने ये भी पढ़ा है कि जिद होती है या मुतजाद अदद होती है 1 2 3 की, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे तबई अदद है। इसमें अगर इसको हम जोड़ लेते हैं तो ये मुकम्मल अदद होती है। जीरो में कि कोई मुतजाद अदद नहीं होती, ना कोई प्लस होता है ना माइनस होता है। जीरो ही एक वाहिद ऐसी अदद है जिसमें प्लस और माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी जमा और नफ़ी होने पर उसकी अलामत अगर जमा हो या नफ़ी हो तो जीरो पर कोई असर नहीं होता है। आप किसी भी नंबर में, किसी भी अदद में जीरो को जमा करेंगे और जीरो को नफ़ी करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो एक मुकम्मल अदद का अगर ये ले लेते हैं, फिर उसके बाद सबकी मुतजाद अदद -1 -2 -3 -4 इस तरह से अगर पीछे की तरफ हर एक में, जैसे ये आगे गई हुई अदद, ये पीछे की तरफ अगर हम इसको ले लें तो इसको सही अदाद का सेट कहा जाता है। सही अदाद, ये सही अदद, तमाम ये अदद जो है यहाँ से यहाँ तक का ये सही अदद है, सही अदाद है। लेकिन हमको यहाँ पर ना तबई अदद पढ़ना है, ना मुकम्मल अदद पढ़ना है, ना सही अदद पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है? नातिक अदद पढ़ना है। आपने कभी भी गौर किया होगा कि आप घर पे जब जाते हैं या घर से पैसा पाते हैं तो कभी कभी आप 5 रुपये पाते हैं, कभी 10 रुपये पाते हैं, कभी 10.5 हो जाता है, कभी अब तो 25 पैसे का ज़माना नहीं रहा, नहीं तो 10.15 भी होता था, 11:15 भी होता था। जो भी, जैसे आप घड़ी भी बजने का वो जानते हैं कि 8:15 बज रहा है, 8:30 बज रहा है, 7:45 बज रहा है। ये पौना, आधा, सवा, ये क्या होता है? वो जो है अगर अदद में लिखा जाए तो वही नातिक अदद कहलाती है। नातिक अदद कैसे लिखी जाती है? नातिक अदद जो होती है ये P/Q या आपकी किताब में M/N की शक्ल लिखा गया है।
यानी अगर कोई अदाद ऐसी हो, सही अदाद में से कोई अदद ऐसी हो जिसको P/Q की सूरत में लिख सकते हैं। सही अदद मतलब कि ये प्लस वाली हो या माइनस वाली हो, अगर हम उसको P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, लेकिन एक शर्त लगाई जाती है Q बराबर 0 ना हो, यानी नीचे वाली अदद जो है वो 0 ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? नातिक अदद कहते हैं। तो नातिक अदद क्या हो जाएगी? 1/2, 1/4, ये आधा है, ये पाव है और ये पौना है, ये सब जानते हैं आप लोग। फिर इसके अलावा 4/5 होता है, 8/10 हो, 8/11 होता है, या कैसे भी, ये सब जो है ये नातिक अदद है। इसमें किसी में माइनस लगा दो, किसी में प्लस लगा दो, ये सब नातिक अदद है, अदाद है वगैरह। यानी कि ये नफी के अलावा चाहे जमा ऊपर हो या नीचे हो, उसको हम क्या कहते हैं? नातिक अदद कहते हैं। कसर वाली अदद जो बटे में लिखी जाती है उसको नातिक अदद कहते हैं। यानी कि जो अदद बटे में जाहिर की जा सकती है, कसर की सूरत में जाहिर की जा सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? नातिक अदद कहते हैं। अब कुछ कसर वाली अदद ऐसी होती है जिसको हम जाहिर तो कर सकते हैं, लेकिन उसको हम दिखा नहीं सकते हैं। तो वो सब बातें बाद में पढ़ेंगे। गैर नातिक अदद के बारे में हमको अभी यहाँ नहीं पढ़ना है, हमको नातिक अदद पढ़ना है कि अगर P और Q सही अदद हो और इसको P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता हो, आपकी किताब में तारीफ M और N की शक्ल में लिखा गया है, लेकिन क्या होना चाहिए? Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि 0 से अगर इसको तकसीम कर देंगे तो कोई अदद जो होती है 0 में तकसीम नहीं होती है, यानी 0 हिस्सों में तकसीम नहीं होती, वो उतना ही रहती है। तो नीचे नसब नुमा में 0 नहीं होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? नातिक अदाद कहते हैं। कोई भी अदद अगर ऐसे सूरत में लिखी जा सकती है, यानी कि ऊपर एक अदद हो और एक नीचे हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? नातिक अदद। नातिक अदद जब होती है तब उसमें ऊपर वाली अदद को, जैसे 5/8 है, तो ये ऊपर वाले हिस्से को शुमार कुनिंदा कहते हैं, शुमार कुनिंदा, और नीचे वाले हिस्से को नसब नुमा कहते हैं। ये आपको याद रखना है। किसी भी कसर में ऊपर वाली अदद को शुमार कुनिंदा और नीचे वाली अदद को नसब नुमा कहते हैं। ये आपकी नातिक अदद है। इसमें ऊपर भी जमा लगा हुआ हो सकता है, दरमियान में भी नफी लगा हुआ हो सकता है, नीचे भी नफी लगा हुआ हो सकता है, उसमें कोई मतलब नहीं है। यानी कि 5 नफी हो सकता है या 8 सिर्फ नफी हो सकता है, दोनों भी नफी हो सकता है, और सिर्फ ये जो बटे की अलामत लिखी हुई है उसके सीध में भी नफी की अलामत हो सकती है, उसको हम नातिक अदद कहेंगे। चाहे 3 बार नफी लगा हो, चाहे 2 बार नफी लगा हो, चाहे 1 बार नफी लगा हो, वो नातिक अदद कहलाएगी। या नफी ना लगा हो तो भी हम उसको नातिक अदद कहेंगे। यानी कि ऊपर और नीचे वाली दोनों अदद मुस्बत अदद हो तो भी वो नातिक अदद रहेगी। यानी कि अगर हम इसको P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं किसी भी अदद को, तो हम उसको क्या कहेंगे? नातिक अदद कहेंगे। और हमको इस पर आमाल पढ़ना है। आमाल का मतलब इसको जमा कैसे करेंगे, नफ़ी कैसे करेंगे, तफरीक कैसे करेंगे, इसके बारे में कुछ हो सकता है आप 6ठी जमात में, 5वीं जमात में कसर वाली अदद को जमा करना, नफ़ी करना आपने सीखा हो। फिर भी हम यहाँ शुरुआत से बताएंगे किस तरह से आप किसी भी नातिक अदद को जमा या नफ़ी या तफरीक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और जानने की है कि ये बटे वाली अदद जो होती है या नातिक अदद होती है, इसको कुछ इस तरह से भी कभी कभी लिखा जाता है। ये बात आपको यहाँ पर जान लेनी अच्छी तरीके से। जैसे लिखा है 2 सही 1/2। आपको अगर 2.5 लिखने के लिए कहा जाए तो ऐसे लिखा जाता है 2 सही 1/2। यानी क्या इसका मतलब ये होता है कि 2 पूरा है, 2 में आधा जमा किया गया है, इसका मतलब ये होता है। या इसको 2.5 का मतलब ये होता है, आप दूसरे लफ्जों में अगर कह सकते हैं ऐसे, 2.5 का मतलब ऐसे ही समझते हैं आप लोग, 2 आसारिया 5 0। या एक तीसरा तरीका होता है 5 का आधा। जानते हो ना कितना? 5 का आधा। 5 का आधा का मतलब 5 को 2 से तकसीम करो।
इसको भी ढाई है। ये तीनों एक ही चीज़ है, सिर्फ लिखने का तरीका जो है अलग अलग है। तो ये 5/2 कैसे आता है? ढाई 2 से 1/2। कभी कभी आपको सवाल में ऐसा रहेगा 2 से 1/2 लिखा रहेगा या कोई भी आदत रहेगी, तो ये 5/2 कैसे आता है? इसको देखिए, 2 सही 1/2। इसको जब 5 तो इसको जरब कर लिया जाए, 2 जरब 2 किया जाता है और जमा शुमार कुनिंदा बटे नसब नुमा, ये बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 5/2। ये 5/2 ऐसा बन जाता है। तो कभी कभी आपके सवाल में ऐसी आदत लिखी रहेगी, तब आपको क्या करना होगा? उसको तब्दील करके ऐसे करके तब उसको हम जमा या नफ़ी कर सकते हैं। ऐसे भी जमा नफ़ी कर सकते हैं, उसमें बताया जाएगा आपको कि किस किस तरीके से जमा या नफ़ी या जरब और तकसीम की जा सकती है नातिक अदद की। वो सब तमाम चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन आम तौर से जब जमा या नफ़ी करना होता है, तब अदद एक अदद में अगर सही में रहता है और एक अदद में बगैर सही का रहता है, तब हम उसको क्या कर लेते हैं? उसको नसब नुमा और शुमार कुनिंदा की शक्ल में तब्दील कर लेते हैं। ये 2 सही 1/2 ये लिखने का सही तरीका है। लेकिन कभी कभी ये आदत जो होती है ऐसी होती है कि शुमार कुनिंदा बड़ा हो जाता है और नसब नुमा छोटा हो जाता है, तब ऐसा लिखा जाता है। और अगर नसब नुमा बड़ा रहता है, शुमार कुनिंदा छोटा रहता है, तब आप कैसे भी लिखेंगे? 1/2 की शक्ल में लिखें, 5/8 की शक्ल में लिखें, 4/5 की शक्ल में लिखें, नफ़ी 1/4 की शक्ल में लिखें, कोई हरज नहीं है। लेकिन जब ऐसी आदत आ जाती है, इसके लिखने का तरीका जो होता है, सही तरीका लिखने का ये रहता है। लेकिन जब अमल किया जाएगा, तो अमल में आपको इसको इस तरह से तब्दील कर लेना होगा। तो आइए देखते हैं कि अमाल इस पर किस तरह से आपकी एक्सरसाइज में किए गए हैं। और इसके एक्सरसाइज के ऊपर कुछ बुनियादी चीज़ें आपको बताई गई हैं, उसको पढ़ लेना और याद कर लेना। ये हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल में कहा गया है कि दर्ज झेल नातिक अदाद की जमा कीजिए। जमा यानी कि प्लस करना है हमको अदद को। हम छोटी छोटी या बड़ी बड़ी अदद को बहुत जमा नफ़ी करना सीख लिए हैं। अब ये नातिक अदद दी गई है, कैसी दी गई है? नातिक अदद को हमको जमा या नफ़ी करना है। आपने पिछली जमात में सीखा होगा कि अगर किसी भी नातिक अदद को जमा या नफ़ी करना होता है, तो सबसे पहली शर्त ये होती है कि उसको हम नसब कर लें, नसब नुमा को एक जैसा बना लें। हम नसब का मतलब होता है नसब नुमा को एक जैसा कर लेना। अब नसब नुमा एक जैसा करने के कई तरीके बताए जाते हैं, लोग 3-4 तरीके हैं। तो हम सब तरीके ना बता करके आप पढ़ोगे आगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या हमारे अगले वीडियो में अलग अलग तरीके बताए जाएंगे। लेकिन हम एक इंटरनेशनल तरीका बता रहे हैं जो हमेशा काम आएगा, हर जगह पर काम आ सकता है। कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो कभी कभी काम आते हैं, कुछ तरीके ऐसे होते हैं, दूसरे तरीके होते हैं जो सिर्फ कुछ ही खास अमाल किए जा सकते हैं उसमें, यानी कि जमा नफ़ी करते वक्त कुछ खास अदद में किया जा सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसको कर सकते हैं, लेकिन हर एक में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो हम एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी के बात एक सवाल में वो करना सीख ले जाएंगे, तो आपको आगे करने में एकदम कभी भी कोई कितना भी मुश्किल हो, कितना भी आसान हो, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। बस क्या करना है हमको, आपने पिछले सबक में, पिछले जमात में पढ़ा है कि नसब नुमा हम नसब होना चाहिए। हम नसब करने का तरीका बता रहे हैं। हम क्या करेंगे? हम जो भी नसब नुमा दिया रहेगा उसका मीम जाल अलिफ निकालेंगे। मीम जाल अलिफ आपने पिछले सबक में पढ़ा है, 36 और 42 का अगर हम मीम जाल अलिफ निकालते हैं तो कितना आता है? मीम जाल अलिफ ये हम जालीदार वाले तरीके से कर रहे हैं। कितने से कटेगा? 6 से काट सकते हैं, कोई बात नहीं। अब ये हमको मीम जाल अलिफ से निकालना है। 6 6 36, 6 7 42। ये अब किसी दो अदद को, दोनों अदद एक पहाड़े से नहीं कटेगी। अब ये आपका मीम जाल अलिफ क्या हो जाएगा? जब आपको छोटी से छोटी अदद निकालनी रहती है तब मीम जाल अलिफ निकालना होता है, और बड़ी से बड़ी अदद निकालना रहता है तब मीम ऐन अलिफ निकालना होता है। कोई भी सवाल अगर रहेगा और आपको ये समझ में आना चाहिए कि मीम जाल अलिफ निकालना है कि मीम ऐन अलिफ निकालना है, वो आप तब समझ जाएंगे जब वहाँ पर आपको लिखा रहेगा छोटी से छोटी अदद निकालिए, तो उसमें आपको मीम जाल अलिफ निकालना होगा, और बड़ी से बड़ी अदद निकालने के लिए कहा जाएगा तो मीम ऐन अलिफ निकाला जाएगा। लेकिन निकलेगा उल्टा, अगर मीम ऐन अलिफ निकालेंगे तो छोटी अदद आएगी, और मीम जाल अलिफ निकालेंगे तो बड़ी अदद आएगी।
कहा जाता है यही, लेकिन मतलब आपको करना यही है कि ये 6 × 7 हो जाएगा मीम जल अलिफ, यानी कि 6 × 36 और 36 को जब 7 से जरब कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 7 = 42 और 7 × 3 = 21 और 4 = 25 हो जाएगा, 252 हो जाएगा। आपका मीम जाल अलिफ कितना आ गया, 252। तब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे लाइन खींच करके नसब नुमा में 252 लिख लेंगे। अब ये देखिए 36 × 7 है, 36 से जब तकसीम किया जाएगा इसको तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 यहाँ लिख दिया, 5 है पहले से, ज़रब 7 लिख दिया जाएगा। ये जमा की अलामत जो भी अलामत रहेगी, जो भी अमाल की अलामत रहेगी वो हम लिख देंगे। अब फिर 6 है पहले से ज़रब, अब अगर यहाँ पर 42 है, 42 से अगर इसको तकसीम किया जाएगा तब कितना आएगा, ये 6 × 7 = 42 होता है, 6 × 7 = 42 हो जाएगा। 42 को और 6 से जरब करेंगे तो इतना आएगा, तो ये 6 हो जाएगा आपका, यानी कि 42 से इसको तकसीम करेंगे तो 6 आएगा। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। अब इतना लिखने के बाद आपका आंसर एकदम परफेक्ट है कि एकदम सही आएगा। अगर आप क्या करेंगे, पहले मीम जाल अलिफ निकालेंगे, नसब नुमा में लिखेंगे, पहले नसब नुमा से मीम जाल अलिफ को तकसीम करेंगे और तकसीम करने पे कितना आएगा, जहां पर आपने मीम जाल अलिफ निकाला है वहां पर थोड़ा सा गौर फिक्र कर लेंगे तो कितनी बार में 36 से ये कट जाएगा, तकसीम हो जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर हमने ये निकाला कि 36 ज़रब 7 करने पर 252 आया है, यानी कि 36 के पहाड़े में 7 बार पढ़ने पर 252 आता है, तो ये 7 आ जाएगा। फिर इस तरह से 42 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, तो ये 6 × 7 जो है ये 42 कहलाता है, और 42 से अगर इसको तकसीम किया जाएगा 42 × 252 होता है। ये जो है ऐसे लिख लेंगे। फिर अब ये छोटी छोटी अदद है, इसको हम जरब कर लेंगे तकसीम, तो ये 7 × 5 = 35 हो जाएगा, जमा 6 × 36 हो जाएगा, बटे 252 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 6 × 5 = 11 और 3 × 3 = 6 = 7 हो जाएगा, 2/252। ये आंसर आपका हो जाएगा, इसमें किसी तरह की गलती नहीं रहेगी। फिर दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में लिखा है 1 सही 1/3 और जमा 2 सही 4/5। इसको आप सही को ख़त्म करके भी कर सकते हैं और सही को बगैर ख़त्म किए भी किया जा सकता है। अभी इसमें 2 सवाल हैं इस तरह के, एक हम सही को ख़त्म करके बता देते हैं और एक को सही को बगैर ख़त्म किए कैसे आएगा वो हम बता देंगे। इसमें सही को ख़त्म करते हैं तो कैसा हो जाएगा, 1 सही 1/3 कैसे ख़त्म होगा, 1 को 3 से जरब करेंगे, 1 × 3 जमा 1/3, या डायरेक्ट ऐसे करते हैं 3 × 1 = 3 जमा 1 4 हो जाएगा, 4/3 जमा 5 दूनी 10 4 14/5। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोनों का नस्ब 3 और 5 है। 3 5 बहुत गड़बड़ बात होती है। 3 5 करना मतलब बकवास करना या सही काम ना करना। ये 3 और 5 क्या है, कौन सी आदत है, जो किसी भी पहाड़े में नहीं आती। किसी में पहाड़े में ना आदत आने वाली को क्या कहते हैं, मुफरद आदत कहते हैं। मुफरद अदद का मीम जल अलिफ उसके हासिले ज़र्ब के बराबर होता है। अगर आप यहाँ पर मीम जल अलिफ निकालेंगे तो इसका मीम जल अलिफ कितना आएगा, इसके हासिले ज़र्ब के बराबर आएगा। तो 3 को और 5 ज़रब करें 15 हो जाएगा। अब 15 को 3 से ये पहले 4 लिखेंगे, ज़रब 3 से 15 को तकसीम करेंगे, कितना आएगा 5, तो 5 से 4 को ज़रब कर लेंगे, प्लस लिखेंगे जो अलामत है वो लिखेंगे, फिर 14 लिखेंगे, ज़रब कितना हो जाएगा 5 से 15 को तकसीम करेंगे, कितना आएगा 5 × 3 = 15 ज़रब 3, ये बराबर हो जाएगा 5 × 4 = 20 जमा 14 × 3 = 42। ये पहाड़ा याद होना चाहिए आप लोग को, तो बहुत आसानी हो जाएगी, बटे 15। ये बराबर जमा करने पर आ जाएगा 0 और 2 मिलकर 2 हो जाएगा और 4 और 2 6 हो जाएगा, बटे 15। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ये रफ काम है, आप नीचे नहीं करेंगे, आप बुक में जब करेंगे तो सवाल एक दूसरे के ऊपर नीचे करेंगे, और रफ काम के लिए आपके पेज में आगे जगह रहती है उसको कर लेंगे। फिर सेम टू सेम ऐसे ही
यहाँ पर आपका तीसरा सवाल है, इसमें दोनों मुफरद अदद के नस्ब नुमा दिए गए हैं, वही काम करना है। एक ये सब तरीके हैं, सब एक ही तरीका है, लेकिन कुछ लोग ऐसे ऐसे कराते हैं। अब देखिए इसको करने का तरीका क्या है। इसका मीम जलालिफ जब निकालेंगे 17 और 19 का, तो क्या आएगा, 17 और 19 के हासिल ज़रब के बराबर आएगा। तो 17 ज़रब 19। एक तरीका ऐसा होता है कि नसब नुमा को नसब नुमा से ज़रब कर लेते हैं और ऐसे तिरछी ज़रब कर लेते हैं। वही काम यहाँ पर भी करना है। अगर आपने मीम जलालिफ निकाला तो 17 ज़रब 19 आएगा। अब क्या करेंगे, 11 लिखेंगे, ज़रब 17 से इसको जब तकसीम करेंगे तो 19 आएगा। 19 जमा, अब 19 से जब इसको तकसीम करेंगे तो 17 बच जाएगा। 13 ज़रब 17। अब ज़रब कर लेंगे, 19 से 19 और 19 से 19 और एक 20 हो जाएगा, ये 209 हो जाएगा। 13 से ज़रब करेंगे या 17 से, 17 3 51 के 1 हासिल 5 और 17 का 17 5 22 बटे, अब 17 का पहाड़ा याद हो या 19 का पहाड़ा याद हो, दोनों में से एक याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप अलग से लिख करके कहीं ज़रब कर सकते हैं। ज़रब करके देख लीजिए, 19 को 17 से ज़रब कर लीजिए। 17 नवा या 7 नवा 63 होता है और 7 एक का 7 होता है, 7 और 6 13 हो जाएगा और 1 नवा 9 और 1 एक का 1, ये हो जाएगा 3 9 3 12 और 3 323 हो जाएगा। अब अगर आपको 17 का पहाड़ा याद है या 19 का पहाड़ा याद है तो आप कर सकते हैं 17 नवा 153 के 3 हासिल 15, 53 में 15 हासिल बचता है और फिर 17 का 17, 17 का 17 और 15 कितना हो जाएगा, 7 5 12 और 2 1 3 32 हो जाएगा। तो कितना आया, 323। इसमें भी 323 आया था। अब ये ऊपर वाले को जमा कर लेंगे, ये 9 और 1 10 हो जाएगा और एक हासिल ये 3 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, 430 बटे 323, ये आंसर हो जाएगा। अगर मीम जलालिफ के तरीके से करेंगे आपको आंसर में कुछ करना नहीं होगा, आपका जो आंसर आएगा वो परफेक्ट रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब इसको देखते हैं, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। एक बार हमने अभी जब इंट्रोडक्शन में बताया तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 जमा 3 बटे 11 जमा, इसको लिखा जा सकता है 1 जमा 3 बटे 77, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको 1 और 2 जमा होकर के कितना हो जाएगा, 3 3 ऐसे जमा रहेगा और इसको 3 बटे 11 जमा 3 बटे 77, इसको हम कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो ये जो हमारा आएगा 11 और 77 का मीम जलालिफ जब निकालेंगे, 77 और 11 जाली वाले तरीके से, 11 सते 77 और 11 का 11 आ जाएगा। यानी कि छोटी अदद जो है, जो बड़ी अदद है वही मीम जलालिफ आ जाएगी। तो इसको आगे हम लिखेंगे इस तरह से, 3 जमा कौस में आ जाएगा हमारा 77 मीम जलालिफ आया, तो 11 के पहाड़े से पढ़ेंगे तो 3 ज़रब 11 सते 77 हो जाएगा, जमा 77 का पहाड़ा पढ़ेंगे